नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के इस अध्ययन जो वीडियो माध्यम से कराया जा रहा है उसमें आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक शास्त्र विभाग से। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि मैं अपने पिछले वीडियो में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रारंभ किया था और प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो प्रायोगिक तत्व पाए गए, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे, और इन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की जो स्टडी की गई वो वैज्ञानिक हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। कुल 5 फैक्ट्स हमने बतलाए थे और पृथक रूप से इन प्रायोगिक परिणामों का मैंने विवेचना किया था, समझाया था। 1900 में क्लासिकल जो वेव थ्योरी है वो फिजिक्स का एक बहुत स्थापित सिद्धांत था। तो जो कुछ प्रायोगिक रिजल्ट हमको मिले, उन प्रायोगिक रिजल्ट की व्याख्या के लिए सर्वप्रथम क्लासिकल वेव थ्योरी ने प्रयास किया और क्लासिकल वेव थ्योरी इन सब बातों को एक्सप्लेन करने में, इन बातों को समझाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। उसमें जो क्लासिकल वेव थ्योरी है जिसकी असफलताएं नहीं, उसमें प्रथम रूप से ये फैक्ट था कि तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वह बढ़ेगी और इंटेंसिटी पर निर्भर करेगी। इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्लासिकल वेव थ्योरी के अनुसार बैठता है, क्योंकि वेव के साथ जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम तीव्रता को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बढ़ता है, जिसके कारण ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी के मान में वृद्धि होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती, हालांकि तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती जैसा कि होता है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार तीव्रता को बढ़ा करके धातु की सतह से किसी भी आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा जा सकता है, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था कि एक निश्चित आवृत्ति, जिसे कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अगर आपातित विकिरण की आवृत्ति उससे कम है तब आप कितनी भी तीव्रता बढ़ाएं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ नहीं होगी। देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति है, यह हो, इससे अधिक हो, आपातित विकिरण की होनी ही चाहिए। लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी के द्वारा ये बात नहीं समझा जा पाई। तीसरी बात थी कि हमने आपको बताया था कि जो प्रोसेस है बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता, जबकि क्लासिकल वेव थ्योरी के अनुसार चूँकि वेव की एनर्जी वेव फ्रंट में है और जब तरंगा किसी धातु की सतह पर आपतित होगा तो इसकी एनर्जी वेव फ्रंट के ज्योमेट्रिकल रीजन में आने वाले इलेक्ट्रॉन को सभी समान मात्रा में मिलती है। अतः क्लासिकल थ्योरी के अनुसार निम्न तीव्रता पर जो इलेक्ट्रॉन धातु के कार्यफलन को पार करने में अथवा पर्याप्त ऊर्जा को प्राप्त करने में कुछ समय निश्चित रूप से लगेगा। अब क्लासिकल वेव थ्योरी के जो फैक्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के साथ मैच नहीं करते हैं। इनकी व्याख्या का जो प्रयास है आइंस्टीन के द्वारा किया गया। आइंस्टीन ने प्लैंक रेडिएशन लॉ जो कंसेप्ट है उसका प्रयोग किया और 1905 में इसकी सफलतापूर्वक व्याख्या दी। आइंस्टीन ने बताया
कि जो विकिरण ऊर्जा है, प्रत्येक ऊर्जा के एनर्जी पैकेट्स हैं अथवा जो क्वांटा है एनर्जी का वो E=NH होता है, जहाँ पर N=123.n होता है। यानी एनर्जी जो है क्वांटाइज है और डिस्क्रीट फॉर्म में है तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा है वह hν फोटोन के रूप में होती है, संचरित होती है। अतः निश्चित तीव्रता के प्रकाश के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगा, अर्थात विकिरण की आवृत्ति के बढ़ने के साथ उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन में धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यकता होती है और किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा, वह मिनिमम एनर्जी जो धातु पृष्ठ पर उपस्थित पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करा के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, धातु का कार्यफलन कहलाती है। ध्यान रहे, धातु का कार्यफलन प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होगा। तो जो कार्यफलन है वह प्रत्येक धातु का एक अभिलाक्षणिक, एक कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर है और हर धातु के लिए इस वर्क फंक्शन का मान अलग अलग होता है। हम इस वर्क फंक्शन फाई को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो संबंध लिखते हैं वह है φ=hν 0 होता है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ν 0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अर्थात जब hν ऊर्जा का कोई फोटोन धातु के सरफेस पर आपतित होता है तो प्रत्येक फोटोन धातु पृष्ठ से किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित होगा। फोटोन की hν ऊर्जा में से hν 0 जो कि वर्क फंक्शन है कार्यफलन के रूप में काम आ जाती है और रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कुछ बची कुछ ऊर्जा है उस ऊर्जा को लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार ½mv² = hν-φ, अथवा हम कह सकते हैं, देखिएगा, ½mv² = hν-hν 0। अब आप इस समीकरण पर विचार कीजिएगा। यह समीकरण आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। इस समीकरण पर आप विचार कीजिए और देखिए, यदि न्यू का मान न्यू 0 से कम है, न्यू माने आपातित विकिरण की आवृत्ति देली आवृत्ति से कम है, तो आप इस समीकरण से देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वह नेगेटिव हो जाती है, जो संभव नहीं है। अर्थात न्यू इज़ लेस देन न्यू 0 होने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मान हमको प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है जिसकी गतिज ऊर्जा का मान ½mv² दिया है, हम उसको EV0 लिख सकते हैं। V0 दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य लगाया गया विभव है जिसे हम निरोधी विभव कहते हैं। तो निरोधी विभव की समीकरण का अगर हम प्रयोग करें तो ये समीकरण हमें प्राप्त होती है V0 = hυ-hυ 0। यह है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की दूसरी समीकरण कहलाती है। आप ग्राफ में देख रहे हैं कि मैंने ग्राफ में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ खींचा है। उस प्रकार का एक लीनियर रेखा मिल रही है जिसको बिंदुकित रेखाओं में पीछे जब मिलाया जा रहा है तो मूल बिंदु से जितना जो पार्ट बनेगा वह उसका कार्यफलन कहलाएगा। हम इस प्रकार का प्रायोगिक कार्य करके इस लाइन का स्लोप ज्ञात करके h का मान और धातु का कार्यफलन निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं जो कुछ बातें हुई है उसको पुनः समराइज कर देता हूँ। किसी धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन के जो उत्सर्जन की दर है वह इलेक्ट्रॉन की दर धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। परंतु फोटो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, इस अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान
आवृत्ति के बढ़ने पर ही बढ़ता है और तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। जो गतिज ऊर्जा का मान है वह तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह एक प्रमुख उलझन है, क्योंकि क्लासिकल वेव थ्योरी के अनुसार होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इस फैक्ट्स को हम आइंस्टीन के द्वारा ही समझा पाते हैं। तीसरी बात जो मैं पुनः इस विषय पर समराइज कर रहा हूँ कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं से कम है, तो धातु के द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। अर्थात एक निश्चित आवृत्ति चाहिए जो देहली आवृत्ति है, और देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। इस सिद्धांत में एक फोटोन का अवशोषण एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, अतः किसी भी प्रकार का टाइम लैग नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसा कि वैज्ञानिक हर्ट्ज ने प्रायोगिक रूप से ऑब्जर्व किया था और उनके प्रायोगिक तथ्यों को आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के द्वारा समझाया जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भौतिकी की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, हमको इसे अच्छे ढंग से समझना चाहिए। साथ ही साथ थर्ड ईयर में अपने पेपर में यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी हमेशा बना रहता है। इस पर थ्योरी के क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, वेरी स्मॉल टाइप क्वेश्चन और कई बार परीक्षा में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आए हैं। कल मैं आपको इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर किस प्रकार के न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछे गए हैं उनका अभ्यास कराऊंगा। धन्यवाद।